कहानी की स्टार्टिंग स्वर्ग में रहने वाली एक एंसेस्टर को दिखाने से होती है, जिसे खाना खाना एंड खाना बनाना दोनों ही बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। पाव को बुरी लग जाती है और बिजली कड़कने लगती है। एंसेस्टर वैसे ही अपने पावर से बिजली को रोकने की कोशिश करती है और साथ ही अपने डिश को भी खाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उसके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल होने लगता है। इसलिए वो गुस्से में देवताओं को 2-3 और बातें सुना देती है। तभी अचानक से उसके ऊपर आकाशी बिजली गिरता है और उसका मूल शरीर नष्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि उससे ब्लैक एंड व्हाइट इम्पेयरमेंट्स अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये देखकर वो उन्हें रोकती है और पूछती है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि तुम मर चुकी हो, इसलिए हम तुम्हारी आत्मा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर एंसेस्टर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैंने 10,000 सालों तक कल्टीवेशन किया है और मैं एक एंसेस्टर हूँ। एक छोटी सी बिजली मुझे कैसे मार सकती है? ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि आप कितनी ज्यादा ताकतवर हो, आपने कितना साल कल्टीवेशन किया है और आपके पास कितनी ज्यादा पावर है। हमने तो आपका नाम मरे हुए लिस्ट के लोगों में देखा और इसलिए हम आपके सोल को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। विश्वास ना हो तो आप अपने नाम को यहाँ पे देख सकती हो। ये सुनकर एंसेस्टर भी अपने नाम को चेक करती है और उसे पता चलता है कि इन लोगों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है। उन्हें किसी और के सोल को अपने साथ लेकर जाना था, लेकिन वो तो गलती से इसके ही सोल को इसकी बॉडी से निकाल चुके हैं, क्योंकि नाम थोड़ा सा सेम था। व्हाइट एंड ब्लैक जैसे ही अपनी गलती को देखते हैं वो तुरंत एंसेस्टर को मनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो उसकी खातिरदारी करते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। एंसेस्टर कहती है कि ठीक है, मैं तुम सभी को माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं अपनी बॉडी में वापस कैसे जाऊं? व्हाइट एंड ब्लैक कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और आपको दूसरी बॉडी में खत्म नहीं होगी। एंसेस्टर कहती है कि ये कौन सी जगह है? व्हाइट एंड ब्लैक कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाकर देख लेना। ऐसा कहते हुए वो अपने दोनों जादुई शक्तियाँ मिलाते हैं और एक दूसरी दुनिया का द्वार खोल देते हैं और उसके अंदर उसे जाने के लिए कहते हैं। वो जाने के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन वो एक बार फिर से इनसे पूछती है कि मेरा रीबर्थ नहीं हो रहा है तो मैं जा किसकी बॉडी में रही हूँ? ये सुनते ही वो उसे द्वार के अंदर धक्का दे देते हैं और एंसेस्टर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये देखकर जो लड़की होती है वो लड़के से कहती है कि तुमने उसे किसके बॉडी में भेजा? वो कहता है कि जिसकी वजह से हमने एंसेस्टर की जान ली थी, उसी लड़की की बॉडी में मैंने इसे दोबारा भेज दिया है। ये सुनकर वो कहती है कि तुमने ये क्या किया? वो लड़की तो मैरिड थी ना, अगर हमारी गलती के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? ये सुनकर वो लड़का कहता है कि वो तो 1000 साल बाद ही वापस लौट कर आएगी और हमारी गलती के बारे में ऊपर कौन ही रिपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में होती है और कहती है कि मैं उन दोनों व्हाइट एंड ब्लैक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी एंसेस्टर नोटिस करती है कि कोई लड़का उसे किसी पेपर पे साइन करने के लिए फोर्स कर रहा है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो? लड़का जो कि गू फैमिली का यंग मास्टर होता है और एंसेस्टर जिस बॉडी में रीबर्थ हुई थी उसका हस्बैंड होता है, वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें फिर से दौरे पड़ने लगे हैं? ये सुनकर वो उसे अपने आप से दूर करती है और थप्पड़ मारते हुए मैजिक करते हुए उसे वहीं पे फ्रीज कर देती है। फिर वो आसपास की चीजों को, जो टेबल पे रिमोट होता है वो ऑन हो जाता है और सामने जो टीवी का स्क्रीन होता है वो भी चलने लगता है। एंसेस्टर को ये सारी चीजें पसंद आ रही होती है और वो कहती है कि ये दुनिया इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। फिर वो आगे बढ़ती है और ग्लास पकड़ती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके हाथ में आते ही ग्लास टूट जाता है। इसीलिए वो उसे रखकर आगे बढ़ती है, लेकिन अगले पल वो वापस से पीछे आती है और पहली बार अपना चेहरा आईने में देखती है। जिस लड़की में उसका रीबर्थ हुआ था वो दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसके चेहरे पे एक बड़ा सा बर्थ मार्क था। ये सारी चीजें देखकर तो एंसेस्टर को उन दोनों व्हाइट ब्लैक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो आपस से अपने हस्बैंड मिस्टर गू के पास आती है और उसकी आंखों में मैजिक करते हुए अपना अतीत देखने की कोशिश करती है ताकि वो इस बॉडी के बारे में सब कुछ जान सके। जब वो ऐसा करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी शादी मिस्टर गू से सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि ऐसा मिस्टर गू के ग्रैंडपा चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके दोस्त की बेटी से मिस्टर गू की शादी हो जाए। उसने शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी भी टैंक से प्यार नहीं करता था। एक बार वो दोनों नशे की हालत में एक दूसरे के क्लोज तो आए थे, लेकिन फिर भी मिस्टर गू को टैंक के लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं थी। और जब टैंक ने अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को किसी और लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ देखा, तब उसे भी अपने गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा रहता है और मुझे इसे डाइवोर्स देने के बाद काफी सारे सुंदर और हैंडसम लड़के को डेट करने का मौका मिलेगा। एंसेस्टर अपने मन में ये सारी बातें कह रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि मिस्टर गू उसकी मन की बातें सुन रहा है। आगे एंसेस्टर अपने मन में कह रही होती है कि इस लड़के के साथ रहने में कोई भी फायदा नहीं है। इसे डाइवोर्स देने के बाद इसे बहुत सारा पैसा ले लेगी और वो यहाँ से निकल जाएगी। वो सोचती है कि उसे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स देने के लिए कितने पैसे लेने चाहिए। मिस्टर गू उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे डाइवोर्स देती हो तो मैं तुम्हें 100 बिलियन दूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, तुरंत डाइवोर्स पेपर पे साइन करती है और पेपर उसे दे देती है और कहती है कि जल्दी से मेरे पैसे। पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। यन बताती है कि वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो अपने हाथों से बनाए हुए खाने को उसे खिला सके,
है क्योंकि इसे बनाने में उसे 8 घंटे का समय लगा है। ये सुनकर एंसेस्टर सोचती है कि अगर ऐसी बात है और अभी 11 बज रहे हैं तो ये सुबह के 3 बजे उठी होगी। इसने मुर्गे को कट किया होगा और सूप बनाया होगा। आखिर इसने कौन सा सूप बनाया जिसमें 8 घंटे का समय लगा है। ये सुनकर मिस्टर गू उसे इशारे से शांत करता है। यन कहती है कि तुम ठीक हो तो चलो इस सूप को ट्राई कर लो। तभी एंसेस्टर सामने आती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है, तुम काफी सारे पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ में थोड़ी ही देर के अंदर कोई आपदा आने वाली है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम उस सूप को ना पियो जो कि तुम्हारे लिए जहर साबित हो सकता है। इस सुनकर मिस्टर गू कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरी गर्लफ्रेंड नेशनल लेवल की शेफ है और तुम्हें पता है कि हर बार उसकी वजह से हमारे कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ पैसों की बात, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे यहाँ से जाना है, तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। तभी येन उसके हाथ में सूप रख देती है। ऐसा करने पे एंसेस्टर आगे होने वाले कुछ समय के फ्यूचर को देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि थोड़ी ही देर की येन एक चाल चलेगी, वो सूप को इसके हाथ में रखेगी और फिर बहाने से उसे नीचे गिरा देगी और फिर से इनोसेंट बनते हुए इसे विलन बनाने की कोशिश करेगी। फ्यूचर देखने के बाद एंसेस्टर कहती है कि अच्छा ये मुझे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और ये बहाने से सूप को नीचे गिराकर मुझे विलेन बनाने वाली है। इसकी बातें मिस्टर गू सुन रहा होता है और उसे विश्वास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एंसेस्टर ने जैसे जैसे अपने मन में कहा होता है येन वैसे वैसे करती जाती है। वो बहाने से उसके हाथ में सूप रखती है, उसे टेस्ट करती है और बहाने से उसे खुद ही नीचे गिरा देती है और फिर वो सारा का सारा इल्जाम एंसेस्टर के ऊपर डाल देती है। लेकिन मिस्टर गू यहाँ पे कुछ नहीं कहता है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है क्योंकि थोड़े ही दिन के अंदर एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला था जिसके लिए इसके हाथों का सही रहना सही था। लेकिन येन इन दोनों को साथ में अकेले छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो मिस्टर गू के क्लोज जाने की कोशिश करती है और डाइवोर्स पेपर के बारे में बात करती है। वो उसे लेता है और कहता है कि मैं इसके बारे में बाद में देखूंगा, तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके हॉस्पिटल चले जाने के बाद वो सोचता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी इस तरीके से नहीं देखा था, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका एक ऐसा चेहरा भी है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा देर और इंतजार करना होगा, मुझे धीरे धीरे सभी चीजों का पता लगाना होगा। और वैसे भी अब तो मैं अपनी वाइफ के मन की बातों को भी सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा धैर्य से काम करना होगा और देखना होगा कि कौन गलत है और कौन सही। एंसेस्टर उसे पैसे फिर से मांगने लगती है, लेकिन इस बार वो डाइवोर्स के पेपर फाड़ देता है और पेपर को उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन हो, तुम्हारी आपदा से मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ना ही उसे भूतों और ना ही उसे आध्यात्मिक शक्ति पे भरोसा है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में ना फंसाए। फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है और अपने ऑफिस से बाहर आता है। पहली बार जब एंसेस्टर कार को देखती है तब उसे वो काफी पसंद आ रही थी, वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। मिस्टर गू उसे ऐसा करते हुए देखता है और कहता है कि जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ। ये सुनते ही वो एक बड़ा सा छलांग लगाती है और एक ही बार में पावर का यूज करते हुए उस कार के ऊपर जा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी दुनिया की सबसे अच्छी तलवारबाज थी, मुझे किसी भी चीज में कोई भी नहीं हरा सकता है, चाहे इसके ऊपर चढ़ना हो या फिर किसी के साथ लड़ाई करना हो। ये सुनकर तो मिस्टर गू से नीचे आने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी से नीचे आ जाओ। ये सुनकर वो नीचे आती है। पास आने पे वो मिस्टर गू के माथे को देखती है और काली रेखाओं से उसे पता चल जाता है कि 1 घंटे के अंदर इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसके बारे में अपने हस्बैंड को भी बताती है और कहती है कि मुझे 2000 दो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन मिस्टर गू तो अपने सौभाग्य के मुताबिक उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं है। तभी एक डॉगी भागते हुए मिस्टर गू की तरफ आता है। ये देखकर एंसेस्टर उसके पीछे छुप जाती है, लेकिन वो डॉगी मिस्टर गू को कट कर लेता है। थोड़ी ही देर के अंदर डॉक्टर उसके घर पे आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसे वैक्सीन लगा देते हैं और फिर वो मिस्टर गू का ख्याल रखने के लिए कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो असिस्टेंट होता है वो अपने पास से एक छोटा सा लाइट निकालता है जो कि एंसेस्टर को पसंद आता है। वो उसके हाथ से छीन लेती है और उसे जलाने लगती है और मिस्टर गू को उससे परेशान करने लगती है। मिस्टर गू उसके इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि क्या मेरी आंखों को अंधी करके मानोगी, जल्दी से इसे बंद करो। तभी असिस्टेंट उसके हाथ से उस चीज को ले लेता है और तभी यहाँ पे मिस्टर गू की मॉम एंड बहन आ जाती है। इस हालत में देखकर काफी वरीड हो रही होती है और मॉम तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सब देखते हुए एंसेस्टर कहती है कि आपका बेटा तो ठीक है, लेकिन जिस डॉगी ने इसे काटने की कोशिश की थी उसकी हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि इन्हें काटने के चक्कर में बेचारे डॉगी को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़ गए। ऐसे कहते हुए वो डॉगी के दोनों दांत को भी इन्हें दिखाने लगती है। मॉम तो ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हारा पैर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहन तो अपने भाई की मजाक ही उड़ाने लगती है। वो कहती है कि लगता है कि तुम दोनों भाई हो, एकदम सेम टू सेम है ना। तभी उसकी नजर एंसेस्टर पे जाती है। वो उसे कहती है कि अभी तक तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंसेस्टर ध्यान से नैन को देखने लगती
लगती है और कहती है कि ये लड़की सुंदर है, दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव है और इसका भाग्य भी अच्छा है, आगे चलकर ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगी। लेकिन बेचारी इस समय एक धोखेबाज के चक्कर में फंस गई है। एक लड़का है जो कि प्रोफेसर कहकर इससे मिला था, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं है बल्कि एक धोखेबाज है। उसने पहले ही 100 से भी अधिक लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए हैं, जिस वजह से अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ये सुनकर तो नैन को गुस्सा आ जाता है। वो एंसेस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसकी मॉम उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती है, वो आगे बढ़ने लगती है। तब यहाँ पे मिस्टर गू भी आ जाता है और अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर नैन उसे कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब भाई उसे समझाता है कि वो उसकी मन की बातें हैं और वो जो कुछ भी सोच रही है वो सब कुछ सही होने वाला है। नैन को तो ये सुनकर सदमा ही लग जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाती है। ये देखकर उसके भाई और उसकी मॉम उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। तभी एंसेस्टर अपने पास से एक ताबीज निकालती है और कहती है कि मैं उसे ठीक कर सकती हूँ, अगर मुझे 2000 देती हो तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। भाई कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, वो अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। तभी एंसेस्टर उस ताबीज का यूज करते हुए नैन को ठीक कर देती है और मिस्टर गू से 2000 युआन मांगती है। ये सुनकर मिस्टर गू अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे पैसे ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ऐसे कर करके तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। मिस्टर गू उसे बड़े प्यार से इस समय देख रहा होता है। मॉम ये सब देखकर एंसेस्टर से कहती है कि तुमने ये क्या किया। ये सुनकर एंसेस्टर अपने मन में कहने लगती है कि इनसे अब मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि इन्हें तो इनकी बेटी से भी बड़ा धोखा मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही जल्द अपने सारे पैसे खो देंगी। ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगी और इनके हस्बैंड जो कि इनसे कहा है कि वो काम के सिलसिले में फॉरेन जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो इसी शहर में हैं और वो मसाज ले रहे हैं और उनकी वजह से एक औरत भी प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे ये सारी बातें इन्हें बतानी चाहिए या फिर नहीं? छोड़ो, वैसे जिस जगह पे इनके हस्बैंड गए हैं वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं जब अमीर हो जाऊंगी तो उस जगह पे जरूर जाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर गू उसे शांत रहने के लिए कहता है और इसकी मॉम तो ये सारी बातें सुनकर इनकी हालत खराब होने लगती है। नैन अपने मॉम को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम को अपने हस्बैंड के बारे में पता लगाना होता है, इसलिए वो बहाने से यहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन एंसेस्टर फिर से अपने मन में बात करने लगती है कि अब जाकर भी क्या फायदा होगा, वो पता नहीं लगा सकती हैं कि उनके हस्बैंड कहाँ पे हैं। ये सुनकर वो रुक जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी यहाँ पे येन आ जाती है। वो मिस्टर गू से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम्हें किसी डॉगी ने काटा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। सुनकर मिस्टर गू से कहता है कि तुम्हें इस समय मेरी नहीं बल्कि अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद कंपटीशन है। तुम्हें अपने हाथ का ख्याल रखना होगा, तुम्हारी वजह से ही हमें जीत मिलेगी, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। इसके बाद नैन और उसकी माँ दोनों ही येन के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं और कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करने की बात करते हैं। वो सबकी बातें सुनती है और खुश हो जाती है, लेकिन जैसे वो एंसेस्टर को देखती है वो उसे फंसाने का वापस से प्लान करने लगती है। वो कल की ऑफिस वाली बात यहाँ पे छेड़ती है और इनोसेंट बनते हुए एंसेस्टर से माफी मांगती है। नैन ये सुनकर पूछती है कि कल क्या हुआ था। ये सुनकर एंसेस्टर कहती है कि येन, क्या तुम मच्छर हो, हमेशा ही मच्छर की तरह भिन भिनाती रहती हो। ये सिर्फ उसके फैमिली वाले ही सुन सकते हैं और येन को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर आज ये लोग इतने ज्यादा ऑकवर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, अपने पास से एक क्रीम निकालती है और उसे मॉम को देने के लिए आगे बढ़ती है। वो बताती है कि इस क्रीम को उसके किसी फ्रेंड ने उसे दिया था, ये बहुत ही ज्यादा कीमती और अच्छा है जो कि फेस को हाइड्रेट रखता है। क्रीम के बारे में सारी बातें बताते हुए येन उस क्रीम को मॉम को देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये आप पे ज्यादा सूट करेगा। मॉम को भी उसका गिफ्ट पसंद आ रहा होता है, लेकिन एंसेस्टर जैसे उस क्रीम को ध्यान से देखती है उसे पता चल जाता है कि इस क्रीम में कुछ गड़बड़ है। साथ ही उसे अपने पावर से ये भी पता चल जाता है कि ये क्रीम येन के पास कैसे आई। पता चलता है कि इस क्रीम को येन को देने वाला एक सीक्रेट पर्सन होता है, जिसकी आइडेंटिटी के बारे में अभी कहानी में कुछ बताया नहीं जाता है। वो जो सीक्रेट पर्सन होता है वो फोर्सफुली येन से कहता है कि इस क्रीम को तुम्हें मिस्टर गू की मॉम तक पहुंचाना होगा और ध्यान देना होगा कि वो इसका यूज करे। येन को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर इससे फायदा क्या होगा, लेकिन वो सीक्रेट पर्सन उसे बताता है कि तुम्हारी जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। असल में जो ये कंपटीशन था सेफ गॉड चैंपियनशिप, उसे मिस्टर गू के ग्रैंडपा हर कुछ सालों में स्पॉन्सर करते हैं, ताकि वो जीतने वाले पर्सन को अपना होटल जो कि चाइना में सबसे ज्यादा फेमस है उसके उत्तराधिकारी उसे बना सके। और जो मिस्टर गू की मॉम होती है वो अपनी काबिलियत से कई सालों से इस पोजीशन पे थी, इसीलिए वो जो सीक्रेट पर्सन होता है वो चाहता है कि जो मॉम है इस कंपटीशन से बाहर निकल जाए और येन के जीतने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा हाई हो जाए। येन कहती है कि वो सब तो सही है, लेकिन अगर इस क्रीम के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो वो सीक्रेट पर्सन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्रीम को ऐसे बनाया गया है कि इसे लगाने के कुछ समय के बाद एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी और जब तक इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा और चेकअप किया जाएगा तब तक वो क्रीम चेहरे से पूरी तरीके से गायब हो चुकी होगी, जिसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाएगा और डॉक्टर को ऐसा लगे कि ये सब रेगुलर क्रीम लगाने की वजह से हुआ है। अब सब कुछ जानने के बाद येन इस क्रीम को मॉम को देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे एंसेस्टर आ जाती है जो कि क्रीम को लेने से रोक देती है और कहती है कि आप इसे बिल्कुल भी अपने चेहरे पे अप्लाई मत करना, नहीं तो इससे एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आप कॉम्पिटिशन में भाग भी नहीं ले पाओगी। नैन ये सुनकर एंसेस्टर के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि वो लड़की मेरे भाई की प्रेमिका है और वो मेरी मॉम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। येन भी इनोसेंट बनते हुए
कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। मिस्टर गो भी एंसेस्टर के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम येन के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाओ, वो भी बिना सबूत के। और हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे गलत साबित करो। एंसेस्टर ये सुनकर हंसती है और कहती है कि क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे प्यार करूंगी। फिर वो उससे साइड करती है और मॉम से पूछती है कि क्या आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मॉम येन पे ज्यादा भरोसा करती थी, इसलिए वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। ये देखकर एंसेस्टर समझ जाती है कि कोई भी उस पे भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए वो उस क्रीम को निकालती है और येन के चेहरे पे लगाने की कोशिश करने लगती है। इससे येन तो घबराने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। जब वो उसे हारने लगती है तो वो भागने का फैसला करती है, लेकिन एंसेस्टर उसे रोक लेती है और उसके चेहरे पे क्रीम लगा देती है और साथ ही इस चक्कर में वो उसके कुछ बाल भी नोच देती है। ये देखकर तो असिस्टेंट हंसता है, वहीं कुछ लोग ये देख नहीं पा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर ड्रामा करने लगती है ताकि वो यहाँ से जल्द निकल जाए। वो ड्रामा करती है और यहाँ से निकल जाती है। मिस्टर गू भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन एंसेस्टर अपने मन में बात करने लगती है कि जाओ जाओ उसके पीछे जाओ, उसके बाद क्या होगा वो तुम ही जानना। जब तुम मुझसे शादी करोगे वो तुम्हें लूट कर भाग जाएगी, तुम अकेले पड़ जाओगे। ये सुनकर वो रुक जाता है और असिस्टेंट को अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए भेज देता है। इधर ये तीनों आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या येन ने सच में इन्हें धोखा देने की कोशिश की है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सच है और क्या गलत। अपनी मॉम एंड सिस्टर से बात करने के लिए मिस्टर गो एंड सिस्टर को उसके कमरे में जाने के लिए कहता है। सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है कि मुझे यही तो चाहिए था, मुझे अकेले बिस्तर पे सोना है। ये सुनकर मिस्टर गो गुस्सा करने लगता है कि कोई उसे इग्नोर कैसे कर सकता है, इसलिए वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ कमरे में लेकर चला जाता है। ये सब नैन देख रही होती है और कहती है कि मॉम, मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरी तरीके से बदल चुका है। दूसरी तरफ वॉशरूम में एंसेस्टर होती है जो कि अपने चेहरे को देख रही होती है और कहती है कि ये चेहरा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन इस चेहरे पे एक मार्क है, मुझे इसे खत्म करना होगा। मैं अपने पावर से इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी। तभी बाहर मिस्टर गू आ जाता है और उसे बार बार आवाज देने लगता है। ये सुनकर वो बाहर निकलती है। इस बार जब मिस्टर गू उसकी आंखों को देखता है तब वो कहता है कि ये सच में कितनी ज्यादा प्यारी है, लेकिन वहीं एंसेस्टर अपने मन में कहती है कि ये कितना ज्यादा बदसूरत दिखाई देता है, इससे अच्छे तो मेल मॉडल होते हैं। ऐसे कहती हुई वो उसे इग्नोर करती है और बेड पे जाकर सोने लगती है। उसके सोने के तरीके को देखकर मिस्टर गू से कहता है कि अब तुम लड़कियों की तरह सोना भी भूल चुकी हो क्या? ना ही तुम अपना मेकअप करती हो और ना ही अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखती हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड का मुकाबला कैसे कर सकती हो? सुनकर शायद एंसेस्टर को भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे कहती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा बुरी दिखती हूँ? मिस्टर गू समझ जाता है कि उसे बुरा लगा है। वो अपने मन में कहता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया था? वैसे भले ही मैं उससे पसंद ना करता हूँ, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं दिखती है, वो अच्छी दिखती है, क्यूट सी। फिर वो अपने पास से 10 लाख डॉलर का एक कार्ड निकालता है और उसे एंसेस्टर को दे देता है और फिर वो उसके लिए बेड पे बिस्तर भी लगा देती है और इसे सोने के लिए कहती है। रात में जब मिस्टर गू सो रहा होता है तब एंसेस्टर को नींद नहीं आता है, क्योंकि उसे इस समय उसका फेवरेट ग्रिल्ड फिश खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा होता है। वो व्हाइट एंड ब्लैक के बारे में सोचती है और कहती है कि उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब तक मुझे खाने पीने की कोई भी चीज नहीं मिली है। इधर मिस्टर गू को इसकी मन की आवाज सुन सुनकर बार बार नींद टूट रहा होता है और इधर तो ये खाने पीने की बहुत सारी बातें कर रही होती है। उसे बहुत सारी चीजें खानी होती है। वो अपने सभी पसंदीदा खाने की चीजों का नाम ले रही होती है और कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। वो एक ही सांस में 1-2 नहीं बल्कि 20-30 आइटम का नाम लेती है, जिस वजह से मिस्टर गू की नींद खराब हो जाती है और वो उसे डांट लगाता है और कहता है कि तुम्हें कितना ज्यादा खाना है। फिर वो होटल में कॉल करता है और कहता है कि पेस्ट्री के जितने भी फ्लेवर होते हैं वो सारे फ्लेवर मेरे घर पे डिलीवर कर दो और साथ में भुना हुआ बत्तख, भुना हुआ चिकन, भुना हुआ हंस, भुना हुआ भेड़ का बच्चा, सारी की सारी चीजें जल्द से जल्द मेरे घर पे डिलीवर कर दो। सुनकर एंसेस्टर उठती है और कहती है कि मुझे भालू का पंजा खाना है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि यहाँ पे वो बैन है। थोड़ी देर के अंदर मिस्टर गू का असिस्टेंट वो सारी चीजें घर पे डिलीवर कर देता है। सभी खाने पीने की चीजें देखकर तो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मिस्टर गू तो उसके खुश में ही खुश हो जाता है। इसके बाद एंसेस्टर सभी चीजों को तेजी से खाने लगती है। ये देखकर वो उसे रुकता है और कहता है कि कोई इसे छीन कर नहीं लेकर जाएगा, आराम से खाना खाओ। तभी जल्दी खाने की वजह से उसके गले में कुछ खाना फंस जाता है, जिस वजह से वो उसे सूप पिलाता है और वो ठीक हो जाती है। सभी चीजें खाते हुए वो फिर से सोचती है और कहती है कि ब्लैक एंड व्हाइट ने मुझसे सच कहा था कि यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर वो भी सोचता है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रही है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा इसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाऊंगा। एंसेस्टर सभी चीजें एंजॉय करती हुई खा रही होती है। तभी उसका ध्यान क्रे फिश पे जाता है, जिसे लॉबस्टर भी कहा जाता है।
उसे वो डिश थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो मिस्टर गूक से इसके बारे में पूछती है। मिस्टर गूक से कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें ग्रिल्ड फिश खाना है। असल में वो तो अपने हाथों की ग्रिल्ड फिश के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मिस्टर गूक को उसकी बातें सुनकर लगा कि वो ग्रे फिश के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उसके लिए लॉबस्टर मंगा देता है। जब वो पहली बार लॉबस्टर को ट्राई करती है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसे छिल कर नहीं खा रही थी, जिस वजह से वो उसे मुंह से उगल देती है और दूसरी चीजें खाने लगती है। ये देखकर मिस्टर गूस से सही तरीके से लॉबस्टर खाना सिखाता है और जब वो सही तरीके से खाती है उसे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो फिर से उसे लॉबस्टर खिलाने के लिए कहती है, तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बार सिखा देता हूँ, मैं तुम्हें बार बार खिलाऊंगा नहीं। लेकिन असल मायने में तो वो उसे पूरी रात उसे खिलाता ही रह जाता है। काफी रात हो चुकी होती है और असिस्टेंट तो वहीं पे खड़े खड़े सो चुका होता है। जब एंसेस्टर का पेट भर जाता है तब वो कहती है कि अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन सोने जाने से पहले भी वो एक बड़ी सी फिश खाने के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है। ये देखकर उसे शक होता है कि कहीं ये सच में उसकी वाइफ ही है या फिर कोई और है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे सख्त आवाज में कहता है कि आइंदा जब कभी भी लॉबस्टर तुम मेरे घर पे डिलीवर करना तो उसे छिल कर लेकर आना। ये सुनकर वो कहता है कि बॉस लेकिन वो महंगा होता है। कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगली बार से इसे छिलवा कर ही लेकर आना। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। अपने बॉस को उनकी वाइफ के लिए इतना सब कुछ करते हुए देखकर तो असिस्टेंट को शक होता है कि कहीं इसका बॉस तो पूरी तरीके से बदल नहीं गया है ना। रात खत्म होती है, सुबह में एंसेस्टर सो रही होती है, तभी उसके कमरे में दो नौकरानियां आती हैं। उसे रेडी करने के लिए वो दोनों आई होती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रही होती हैं वो बिल्कुल भी एंसेस्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर रही होती हैं और वो जो चीजों को लाई होती हैं उसे भी वो सही तरीके से नहीं लाई होती हैं। और यहाँ पे आने के बाद भी वो एंसेस्टर की चुंगली कर रही होती हैं। ये सुनकर एंसेस्टर अपने पास से ही सोते हुए एक ताबीज उठाकर इन दोनों के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से ये दोनों फ्रीज हो जाती हैं और इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। फिर एंसेस्टर जगती है और बाहर निकलते हुए कहती है कि जब तुम दोनों चुंगली करना बंद कर दोगी तो ये शक्ति आराम से खत्म हो जाएगी। फिर वो एक ताबीज बनाने लगती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि जाओ जगह पानी लेकर आओ। वो तुरंत जाती है और इसके लिए पानी लेकर आती है। फिर वो ताबीज को जला देती है और उसे जलते हुए उस पानी के अंदर डाल देती है और उसके बाद वो उस पानी को पी जाती है। उस पानी के पीने के बाद उसके पूरे चेहरे पे कीचड़ पता नहीं कैसे आ जाता है। ये देखकर नौकरानियां डरने लगती है, लेकिन वो ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर गू के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेफ गॉड चैंपियनशिप का कॉम्पिटिशन होने वाला था। इसीलिए कंपटीशन की तैयारी यैन संभाल रही थी। नैन और जब उसकी मॉम इसके चेहरे को देखते हैं तब वो साफ सुथरा होता है, कहीं पे भी एलर्जी का निशान नहीं होता है और इसके बारे में माँ बेटी गॉसिप कर रही होती है। ये देखकर यैन उनसे कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं था। फिर वो मन ही मन कहती है कि अच्छा हुआ मुझे दवा के बारे में उसने पहले ही बता दिया था, नहीं तो मेरा चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि इनके रेस्टोरेंट के दरवाजे को तोड़ते हुए बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाती है। इस लड़की का नाम ये चूचू होता है और इनका भी एक रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम फिनिक्स कैरी टावर होता है। और इस बार का जो शेफ गॉड चैंपियनशिप का कंपटीशन था वो इनके टावर में होने वाला था, इनके रेस्टोरेंट में होने वाला था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इनका रेस्टोरेंट इस कंपटीशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिस वजह से ये मौका वापस से गू फैमिली को मिल जाता है और इसीलिए चूचू इस मौके को वापस लेने के लिए आई होती है, जिसके लिए पहले वो इन्हें धमकाती है और वापस से उस रेपुटेशन को पाने के लिए इनके साथ एक कंपटीशन की बात करती है। ये सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो खाने के कंपटीशन के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो यैन से बात कर लेता है। लेकिन चूचू उसके साथ कोई भी खाने की कंपटीशन नहीं रखना चाहती थी। वो उसके साथ मारपीट के कंपटीशन के बारे में बात करती है, क्योंकि उससे कुंफू, कराटा, बॉक्सिंग ऐसी कई सारी चीजों में उसने महारत हासिल की थी, इसलिए उसे भरोसा था कि इन सारी चीजों में तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। और साथ ही वो मिस्टर गू के गार्ड को मारकर उन्हें नीचा भी दिखा रही होती है और कमजोर महसूस कराने की कोशिश करा रही होती है, लेकिन वो उसके साथ कंपटीशन करने की बात मान लेता है। असिस्टेंट अपने बॉस को समझाता है कि उसके साथ इस तरीके का कंपटीशन करना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों तरफ से एक एक बॉडीगार्ड आगे आते हैं और लड़ाई करते हैं। दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जिसने अपना पूरी तरीके से मेकओवर कर लिया होता है और अपने जमाने के स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आती है। नौकरानी उसके कपड़े की तारीफ कर रही होती है और तभी वो उसका चेहरा देखती है। उसके चेहरे को देखकर इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। तभी एंसेस्टर वापस से अपने पास से एक ताबीज निकालती है और मिस्टर गू की फैमिली के बारे में पता लगाती है और तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके रेस्टोरेंट के सामने आ जाती है। फिर वो अंदर से देखकर मिस्टर गू की टीम बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन चूचू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, इसलिए वो अगले दौर के लिए खुद ही लड़ाई करने के लिए आगे आ जाती है। मिस्टर गू इस बार अपने दूसरे गार्ड को आगे भेजता है। इस गार्ड को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जैसे ही वो चूचू के साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है तब चूचू बड़े ही स्टाइल के साथ अपने कैंडी को हवा में फेंकती है और नीचे आने से पहले वो उसे हरा देती है और बाद में अपने कैंडी को पकड़ भी लेती है। ये स्टाइल एंसेस्टर को भी अच्छा लगता है और वो भी चूचू की तारीफ करती है। इधर चूचू इस राउंड को जीत लेती है। इसके बाद वो तीसरे और आखिरी
राउंड के लिए मिस्टर गू से पूछती है कि बताओ तुम और किसके आगे भेजना चाहते हो। ऐसे कहते हुए वो मिस्टर गू की इंसल्ट भी करने लगती है, जो कि ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही उसके साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चूचू एक एक करके मिस्टर गू के लगभग सभी गार्ड को बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है और लास्ट में वो एक गार्ड को बहुत ही बुरी तरीके से मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर मिस्टर गू उसे रोकता है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे एंसेस्टर आ जाती है, जो कि चूचू को अपने पोछे वाले उससे रोक देती है और उसके पोछे वाले डंडे से उन्हें ऐसा लगता है कि ये सफाई वाली है। चूचू कहती है कि तुम इस रेस्टोरेंट से नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन एंसेस्टर उसके आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम इस समय जिस रास्ते पे हो, अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। ये सुनकर वो सोचती है कि ये तो सच कह रही है, लेकिन इसे कैसे पता। आगे एंसेस्टर उसे अपने लोगों के साथ यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि बाद में आना, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, मैं बस थोड़ा सा ही पैसा लेती हूँ। मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आई हूँ वो मुझे करने दो, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि ऐसे कैसे, मुझे तो शेफ गॉड चैंपियनशिप का खिताब जीतना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। इसकी बातें सुन सुनकर चूचू का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन एंसेस्टर उसके पहले वार से बड़ी ही आसानी से बच जाती है। फिर वो दूसरा वार करती है, लेकिन एंसेस्टर उसके दूसरे वार को भी रोक देती है। इसके बाद चूचू एंसेस्टर के ऊपर वार कई सारे वार किए जाती है, लेकिन एंसेस्टर को वो टच भी नहीं कर पा रही होती है और एंसेस्टर उसे चिढ़ा भी रही होती है, जिस वजह से चूचू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन एंसेस्टर इस बार भी उसके तरीके के साथ ही उसे रोक देती है और फिर वो उसे बुरी तरीके से भी हरा देती है, जिस वजह से मिस्टर गू की फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। असिस्टेंट तो अपने बॉस से पूछने लगता है कि मैडम इतनी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं चला। अब मिस्टर गू को भी उसमें दिलचस्पी होने लगती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। तभी एन मिस्टर गू के क्लोज आते हुए कहती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है। ये सुनकर वो अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा देता है और कहता है कि मेरी दादा और उसके दादा पुराने युद्ध साथी हैं और इसीलिए शायद उसे भी ये सारी चीजें पता है और शायद उसे अपना ये कर्तव्य दिखाने का मौका नहीं मिला था, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं था। इधर जो चूचू होती है वो वापस से उठ खड़ी होती है और एंसेस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एंसेस्टर बीच से हट जाती है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है। उसके गार्ड उसे बचा लेते हैं, तो वो अपने गार्ड पे ही गुस्सा होती है और वापस से एंसेस्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार एंसेस्टर अपने हाथ में पोंछे वाला डंडा उठा लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो उसके पास तक नहीं जा पाती है और पूरी तरीके से इरिटेट होने लगती है। ये देखकर तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। मिस्टर गू भी एंसेस्टर को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कि शायद वो मुझे अब पसंद आने लगी है। चूचू को हराने के बाद एंसेस्टर मिस्टर गू से कहती है कि आज मैंने तुम्हारी बहुत ही बड़ी मदद की है, तो क्या तुम मुझे पैसा दोगे। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनते ही वो पैसे देने से मना कर देता है। तभी चूचू अचानक से एक बार फिर से एंसेस्टर पे हमला करने के लिए आगे आती है, जिसे एंसेस्टर नहीं देख रही होती है। तब मिस्टर गू उसे आगे बढ़ के बचाता है और इसी चक्कर में उसके चेहरे का जो कपड़ा होता है वो हट जाता है और सभी पहली बार एंसेस्टर को उसके बिना बर्थ मार्क के देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, जिस वजह से सभी की आंखें उस पे थम सी जाती है। मॉम जब एंसेस्टर को इस तरीके से देखती है तब वो तुरंत उसके पास आती है और उसके ब्यूटी सीक्रेट के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि जहाँ से तुमने अपना चेहरा बदलवाया है, क्या तुम मुझे वहाँ सजेस्ट कर सकती हो। ये सुनकर एंसेस्टर कहती है कि ये तो उसकी जादुई तबीज का कमाल है। मॉम कहती है कि क्या मुझे भी वो एक मिलेगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें 2000 युआन चाहिए। वो कहती है कि नहीं, बस 1000 ही काफी है। ये सुनकर मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जो नैन होती है उससे कुछ शक होता है, इसलिए वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम उसकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि जरा एक बार उसके चेहरे को देखो, वो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब ये देखकर तो सबसे ज्यादा जेलसी यैन को होती है। वो एंसेस्टर से कहती है कि क्या तुमने कल रात अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराया है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही तुमसे ज्यादा सुंदर थी। यान कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा हस्बैंड दिल से तो मुझे ही पसंद करता है। ये सुनकर एंसेस्टर उसे कुछ नहीं कहती है। वो मिस्टर गू से कहती है कि मेरे पैसे मुझे दे दो। ये सुनकर वो अपने असिस्टेंट से उसे अपना कार्ड देने के लिए कहता है और वो फिर से खुश हो जाती है। लेकिन चूचू ये देखकर मिस्टर गू से कहती है कि तुम ये मत समझना कि आखिरी राउंड तुम जीत चुके हो। ऐसा कह के वो जा रही होती है, लेकिन मिस्टर गू से रोकता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो कहती है कि तुम हार गए हो। मेरे कहने का ये मतलब था, क्योंकि जिस लड़की को तुमने अचानक से इन सारी चीजों में शामिल कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कौन है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें पता करना है कि ये लड़की कौन है। और फिर वो सबके सामने एंसेस्टर को अपनी वाइफ के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, जिस वजह से चूचू को अपना हार स्वीकार करना पड़ता है और बिना किसी ड्रामे के यहाँ से जाना पड़ जाता है। उनके चले जाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। कंपटीशन के बारे में बात करते हुए इन्हें सुनकर एंसेस्टर कहती है कि क्या इसमें पैसा मिलता है। नैन बताती है कि तुम्हें पता है कि जीतने वाले
वाले को $1 मिलियन मिलेगा। ये सुनकर तो एंसेस्टर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। हालांकि येन उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके खाने को बुरा बताती है, लेकिन एंसेस्टर उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और वो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। फिर क्या मिस्टर गू भी उसके प्यारे चेहरे को देखता है और इसके लिए मान जाता है। येन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो भी एंसेस्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। मॉम ग्रैंडपा को यहाँ देखती हैं और उनसे पूछती हैं कि आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो मुझे चूचे की हरकत बिल्कुल भी पता नहीं चलती। मॉम कहती है कि अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एंसेस्टर ने सभी चीजें आसानी से संभाल लिया है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंसेस्टर जब पहली बार ग्रैंडपा को देखती है तो वो मन में बात करने लगती है। वो कहती है कि पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ग्रैंडपा की जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा लंबी है। फिर इनके माथे पे मौत की रेखा क्यों दिखाई दे रही है। मिस्टर गो इसे सुनते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम ग्रैंडपा को बचा सकती हो। इधर ग्रैंडपा को भी उसकी मन की आवाज सुनाई दे रही होती है, इसलिए वो मॉम से पूछते हैं कि क्या तुमने वो सुना। मॉम उन्हें समझाती हैं और इधर येन एंसेस्टर से कहती है कि दादाजी की तबीयत काफी समय से खराब है, तुम उन्हें नहीं बचा सकती हो। एंसेस्टर उसे अपने पति से दूर करती है और ग्रैंडपा के पास जाती है और कहती है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। और फिर वो ग्रैंडपा को घर लेकर जाने लगती है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तब येन मिस्टर गू के साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहीं पे रहने के लिए कहता है और कॉम्पिटिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के लिए कहता है और अपने परिवार वालों के साथ चला जाता है। येन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो समझ चुकी होती है कि अब मिस्टर गू धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है, इसीलिए वो किसी के पास कॉल करती है और हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले चूचू को जिस पर्सन ने यहाँ पे भेजा था मारपीट के लिए और हंगामा क्रिएट करने के लिए, वही सीक्रेट पर्सन था। येन उसे यहाँ की पूरी खबर दे रही होती है और सिचुएशन के बारे में बताती है। प्लान फेल होने के बारे में जानकर सीक्रेट पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वहाँ पे चूचू पहुँच जाती है। चूचू को देखकर वो इतना गुस्सा होता है कि उसके ऊपर हाथ ही उठा देता है और उसे कहता है कि तुम इतनी पावरफुल हो, आखिर तुम्हें कोई कैसे हरा सकता है। बताती है कि वो तो जीत रही थी, लेकिन वहाँ पे पता नहीं मिस्टर गू की वाइफ कहाँ से आ गई और उसने ही उसे हरा दिया। ये सुनकर वो उसे कहती है कि उसकी बदसूरत वाइफ वो इतनी काबिल कब से हो गई, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद वो सोचता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम पूरे फैमिली को ग्रैंडपा के घर पे देखते हैं और यहाँ पे जो एंसेस्टर होती है वो बार बार ग्रैंडपा के इस साइड से उस साइड आ जा रही होती है, जिस वजह से ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसे चलना बंद करो और बीच में आहें भरना बंद करो क्योंकि मुझे इससे घबराहट हो रही है। एंसेस्टर रुक जाती है और फिर वो ग्रैंडपा से पूछती है कि आपको ये सारी चीजें कब से हो रही है। उन्हें तो कुछ याद नहीं होता है, लेकिन जो उनका बटलर होता है वो बताता है कि इनकी ये हालत पिछले 6 सालों से है। ये अचानक से धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, कोई भी बीमारी इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही थी और ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगे और पिछले 1 सालों से तो इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से ये चल भी नहीं पा रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद एंसेस्टर कहती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो टोना टोटका है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और उसके बाद वो ग्रैंडपा के कमरे में जाते हैं। एंसेस्टर कमरे को चारों तरफ से देखने लगती है और इसके बाद वो उसे कहती है कि ये कमरा तो मेरे कमरे से भी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। वो अपने पावर का यूज करती है और एक हाथ में चाकू लाती है और दूसरे हाथ में अपने हाथों से बने हुए तावीज को लाती है। फिर वो ग्रैंडपा से कहती है कि आपका खून जब इस तावीज पे लगेगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ क्या है। और फिर वो चाकू को लेकर आगे बढ़ती है और ग्रैंडपा उससे देखकर डरने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर गू उसके हाथ से चाकू ले लेता है, बहाने से अपने ग्रैंडपा के क्लोज जाता है और उनके हाथ में डीप कट लगा देता है। ये देखकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। वो कहता है कि इसे ब्लड की जरूरत थी ना। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ 1 बूंद की जरूरत थी, तुमने तो कुछ ज्यादा ही डीप कट लगा दिया है जिसे ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। अब बेचारा गू तो मदद करने की वजह से ही फंस चुका होता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा होते हैं और बटलर को उससे मारने के लिए कहते हैं। फिर एंसेस्टर तावीज को लेती है और अपने मंत्र का उजागर करने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर उसका तावीज जो होता है वो बेड के पास रखे हुए फ्लावर पॉट में जाकर गायब हो जाता है। वो उस फ्लावर पॉट को लेती है और बताती है कि इसी कारण से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो रही थी। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि ये तो बस एक छोटा सा पेड़ है जिसे गू के पिता ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया था। एंसेस्टर उनकी बातें सुनती है और सबके सामने उस फ्लावर पॉट को तोड़ देती है, जिसके अंदर से उन्हें एक छोटा सा हाथों से बना हुआ गुड्डा दिखाई देता है जिसपे लाल कलर के धागे होते हैं। वो सभी को दिखाती है और कहती है कि इसी की वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो रही थी। आप देख सकते हो कि इस पे ग्रैंडपा की जन्म तारीख लिखी हुई है और साथ में एक और डेट भी लिखा है जो कि कुछ समय के बाद आने वाला है, जो कि इनके मरने का दिन हो सकता है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि 6 साल पहले ही गू के पिता ने मुझे ये गिफ्ट दिया था और तब से ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। वेल, सबूत तो मिल चुका होता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि गू के पिता आखिर ये सारे चीज क्यों कर रहे हैं और उनके पास वजह क्या है ये सब कुछ करने का। सभी सोच रहे होते हैं कि असल वजह क्या है। तभी एंसेस्टर वापस से फ्यूचर को देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगती है। वो कहती है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा नादान हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो कंपनी के पूरे शेयर्स इनसे छीनना चाहते हैं, जिस वजह से वो अलग अलग सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फैमिली के हेड ग्रैंडपा जिनके पास 30% का शेयर है, उन्हें वो इविल पावर का यूज करके मार के उनके शेयर लेना चाहते हैं। बाद में उनकी वाइफ जिनके पास भी 30% का शेयर्स है,
अपनी वाइफ के शेयर्स वो धोखे से ले लेंगे क्योंकि वो काफी समय से कंपनी में नहीं जा रही हैं। में उनकी बेटी जिसके पास 20% का शेयर्स है, उन्हें वो धोखेबाज प्रोफेसर की जाल में फंसाकर उससे वो 20% का शेयर्स ले लेंगे और बाद में लास्ट में उनके बेटे मिस्टर गु के पास जिसके पास भी 20% का शेयर है, वह ऐसे ही उससे भी 20% का शेयर छीन लेंगे और वो ये सारी की सारी चीजें अपने नाजायज बेटे को दे देंगे। घर वाले एंसेस्टर की मन की बातों को सुनते हुए समझ जाते हैं कि इनके पिता हस्बैंड मिस्टर हाउ कैसे इंसान हैं। तभी नैना एंसेस्टर के सामने आती है और कहती है कि क्या तुम ग्रैंडपा को बचा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे ये सुनते ही मिस्टर गु से कहता है कि ठीक है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा। मान जाती है और खुश हो जाती है और कहती है कि ये पैसे लेकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। मिस्टर गु ये सुनकर कहता है कि जब तक ये अपने मन में पूरी बात सोच ना ले तब तक ये काम करती ही नहीं है। वेल कुछ समय के बाद एंसेस्टर ग्रैंडपा का इलाज करना स्टार्ट कर देती है, जिसके लिए वो एक बड़ी सी सुई निकालती है, जिसे देखकर तो मॉम डर जाती है। वो कहती है कि क्या इतनी बड़ी सुई चुभवाना होगा। वो कहती है कि हाँ बीमारी भी तो बड़ी है ना। फिर वो सुई को चुभवाने वाली होती है, लेकिन ग्रैंडपा सुई को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी सुई नहीं है, क्या तुम छोटे सुई से स्टार्ट नहीं कर सकती हो। ये सुनकर वह कहती है कि ठीक है। फिर अपने पावर का यूज करते हुए वो एक जादुई तरीके से सुई बनाती है, जिसे वो ग्रैंडपा के अंदर डाल देती है। आधी रात तक ट्रीटमेंट चलते रहता है। इसके बाद जब ग्रैंडपा बाहर आते हैं तब वो व्हील चेयर से उठकर खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं और काफी दिनों के बाद वो अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, जिस वजह से वो काफी खुश होते हैं और एंसेस्टर की बड़ाई करते हैं। कुछ ही देर के अंदर एंसेस्टर अपने हाथ में एक बड़ी सी दवा की गोली लेकर आती है। ये देखकर मॉम ग्रैंडपा से कहते हैं कि दवा आ चुकी है, आपको ठीक होने के लिए दवा भी खाना होगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि इनमें कौन सी बड़ी बात है, काफी समय से मैं दवा खा रहा हूँ, आज भी खा लूंगा। लेकिन जैसे ही वो एंसेस्टर के हाथ में बड़ी सी गोली देखते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये फुटबॉल खेलने वाली बॉल है, लेकिन एंसेस्टर बताती है कि ये तो वो दवा है जिसे उन्हें पूरा खाना होगा। परिवार वाले साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें हाव की याद आ जाती है। मॉम तो उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं और तुरंत उन्हें कॉल करती हैं और कहती हैं कि अगर थोड़ी ही देर के अंदर घर वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। दूसरी तरफ हाव को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, जो कि काफी सारी लड़कियों के साथ होता है, वो तुरंत घर के लिए निकल जाता है। कट होता है और अगले सीन में हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होस्ट सभी को इस कंपटीशन के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि आज जो भी जीतेगा उसे $1 मिलियन पैसे मिलेंगे इनाम के रूप में। इनाम के बारे में बताने के बाद वो तीनों जजेस के बारे में बताने लगती है। एक एक करके तीनों जज स्टेज पे आने लगते हैं। सभी जज की अपनी खूबियां होती हैं, वो अपने दौर में काफी अच्छे शेफ रह चुके होते हैं। एक एक करके सभी जज स्टेज पे आते हैं और जो तीसरे जज होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा होते हैं। जजों के आ जाने के बाद अब बारी होती है यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। इस बार इस कंपटीशन में 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है, जिसमें मॉम, यैन और एंसेस्टर के साथ 3 और लोग होते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पे भाग लिया होता है वो भी काफी अच्छे होते हैं और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जीतने के बाद यहाँ तक पहुँचे होते हैं। सभी के बारे में सबको पता होता है, लेकिन जो यहाँ पे नहीं होती है एंसेस्टर, उसके बारे में ज्यादा लोगों को कुछ नहीं पता होता है। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसीलिए वो यहाँ पे आई है ताकि वो अपनी सुंदरता सबको दिखा सके। ऐसी बातें चल रही होती है तभी मिस्टर गु का अच्छा फ्रेंड जिसका नाम लिंगसू होता है, वो फौरन से अपने काम को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आता है। सभी साथ में इस कंपटीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहले राउंड में सभी को अपने चाकू चलाने के स्किल को दिखाना था, जिसके लिए उन्हें समय 20 मिनट का मिलता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी अपने काम में लग जाते हैं। मॉम अपने टोफू के ऊपर अपना स्टाइल दिखा रही होती है, वहीं एंसेस्टर सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए और तभी उसे मच्छी दिखाई देती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके ऊपर अपना करतब दिखाना स्टार्ट कर देती है। जिस तरीके से वो काम कर रही होती है वो यहाँ पे नया होता है, इसलिए सभी लोग उसे थोड़ा ज्यादा शो ऑफ करने वाला समझने लगते हैं। सभी लोग अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। मॉम अपने टोफू के ऊपर अपना डिजाइन बना रही होती है। वही एक पर्सन होता है जो कि गाजर के ऊपर अपना डिजाइन बना रहा होता है और जो यैन होती है वो तो मछली को हवा में उड़ाते हुए उसके सारे जो स्केल होते हैं वो आसानी से बाहर निकाल देती है। लोगों को ये ज्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट जो पहले जज और दूसरे जज होते हैं उन्हें भी एंसेस्टर का डिजाइन समझ नहीं आता है और जियांग का स्टाइल उन्हें पसंद आता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब इनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। एंसेस्टर अपनी मच्छी को बहुत ही सावधानी के साथ काट रही होती है। ये देखकर यैन उसे कहती है कि तुम बहुत ही मोटा काट रही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे की तरह ना। यैन को बुरा लगता है और वो इसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर किस बात का कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हुनर नहीं है। तुम्हें तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए लेकर आया गया है ताकि लोगों की संख्या पूरी हो सके, इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तुम जीतने वाली हो। जीतने वाली तो सिर्फ मैं ही हूँ और उसके बाद गु का भी परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। इसकी ये सारी बातें सुनकर एंसेस्टर परेशान होने लगती है और वो तुरंत होस्ट से यैन की कंप्लेन कर देती है कि बिना बात के वो उसके पास आकर उसके कान में बोले जा रही है, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर होस्ट उसे डांट लगाती है।
इधर ग्रैंडपा एंड सिस्टर को काम करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। और मिस्टर गू भी एंसेस्टर को देख रहा होता है और मन में ये कामना कर रहा होता है कि एंसेस्टर ही इसे जीत हासिल करे। धीरे धीरे सभी के समय खत्म हो जाते हैं और सभी अपने डिश एक एक करके सभी को दिखाने लगते हैं। मॉम ने अपने चाकू का प्रदर्शन करते हुए टोफू की एक ऐसी डिश तैयार की होती है जो कि सुई से भी पतली होती है। जज उसके इस काबिलियत को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। सभी ने बेहतरीन काम किया होता है और सभी की डिश लाजवाब होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यान की जो डिश होती है वो सभी को पसंद आती है क्योंकि उसने मछली को इतनी बारीक काटा होता है कि जज उसे इम्प्रेस हो जाते हैं। सभी ने अपनी डिश को अच्छी तरीके से स्टाइल किया होता है, लेकिन एंसेस्टर ने उसे सिंपल तरीके से अपनी डिश को रिप्रेजेंट करती है। यान उसे इस बात के लिए जज करती है, लेकिन एंसेस्टर बताती है कि ये दौर चाकू चलाने का है, ना कि खाने को सर्व करने का या फिर उसके टेस्ट को दिखाने का। इनकी ऐसी बातें सुनकर एंसेस्टर कहती है कि अभी तक आप लोगों ने मेरी चाकू की स्किल तो देखी ही नहीं, आप लोग ऐसे जजमेंट कैसे दे सकते हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि और कुछ होना बाकी है क्या। तो वो अपनी कटी हुई मछली को सभी को दिखाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे वो कटी हुई मछली को पानी के अंदर डालती है सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मछली अभी भी जिंदा होती है और पानी के अंदर तैर रही होती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, लेकिन मॉम जिन्होंने पुराने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा होता है वो सभी को बताने लगती है। वो कहती है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है चाकू चलाने की जिसमें इतनी तेजी से चाकू को चलाया जाता है और इतनी सावधानी से चलाया जाता है कि मछली को पूरी तरीके से काट देने के बाद भी उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो मर चुकी है और इसीलिए वो पानी में तैरती रहती है। ग्रैंडपा ये सब देखकर कहते हैं कि मैंने 40 साल पहले इस चीज को देखा था अपनी आंखों से। उस समय उस मछली पानी में सिर्फ 1 मिनट तक तैर सकी थी, लेकिन ये मछली तो लगातार तैरे ही जा रही है। सच में ये बहुत ही बड़ी बात है। अब इस तरीके से ये दौर खत्म होता है और सभी जज अपने अंक सभी को सुनाने लगते हैं। किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 नंबर मिलते हैं। वहीं एंसेस्टर को सभी जज सारे के सारे नंबर दे देते हैं, जिस वजह से वो इस राउंड की विजेता बन जाती है। पहला राउंड खत्म होते ही दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसकी समय सीमा 1 घंटा होती है और सभी को सूप बनाना था। इस समय जो यैन होती है वो गुस्से से मिस्टर गू को देख रही होती है और ये चीज नैन नोटिस कर लेती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें बड़े ही गुस्से में देख रही है, ऐसा लग रहा है कि अगर वो हार जाएगी तो तुम्हें जिंदा चबा जाएगी। मिस्टर गू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक उसने मुझे गले भी नहीं लगाया है और ना ही मैं उसके इतने ज्यादा क्लोज गया हूँ, तो वो मुझे जान से मारने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज थे ना। ये सुनकर वो उसे कहता है कि हाँ ये बात है, लेकिन हम ऐसे क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो प्यार से एंसेस्टर को देखने लगता है और कहता है कि क्या पता मेरा भविष्य किसके साथ हो। इधर एंसेस्टर अपना काम कर रही होती है, तभी अचानक से स्टोव चलना बंद हो जाता है क्योंकि यैन के कहने पे किसी ने उस गैस को पहले ही खत्म कर दिया था। बस थोड़ा सा गैस था जो कि अब तक चल रहा था, इसलिए वो मुस्कुरा रही होती है। लेकिन एंसेस्टर को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो अपने पावर का यूज करती है और उसे पता चल जाता है कि गड़बड़ी कहाँ पे है। इधर मॉम जब एंसेस्टर के गैस को जलते हुए नहीं देखती है तब वो उसके लिए वॉरिड होती है, लेकिन वो उसकी चिंता करने से रोकती है और बाद में अपने पास से एक ताबीज निकालती है, जिसका यूज करते हुए वो वापस से इसे नॉर्मल कर देती है और अपने काम को कंटिन्यू कर देती है। कुछ समय के बाद सभी अपने सूप को लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। सूप की जो महक होती है वो जजेस को अपनी तरफ खींचने लगती है। एक जज तो तुरंत जाती है और यैन के सूप को ट्राई करती है, जो कि ये सूप उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। दूसरे जज को भी उसका सूप पसंद आता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे उन्हें कुछ लोगों का सूप पसंद नहीं आता है, वहीं कुछ लोगों का सूप देखकर उन्हें पीने की इच्छा ही नहीं होती है। बाद में ग्रैंडपा एंसेस्टर के पास आते हैं। एंसेस्टर ने जो सूप बनाया होता है वो बहुत ही ज्यादा जादुई होता है, जिसे पीने के बाद लोगों की 10 साल की आयु आगे बढ़ जाएगी। वो उसे पीने के लिए ग्रैंडपा को देती है। ग्रैंडपा जब उसे पीते हैं तब उन्हें स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उसे और भी ज्यादा पीने लगते हैं। थोड़ा सूप पीने के बाद उन्हें एहसास होता है कि जैसे वो वापस से अट्रैक्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से वो सूप को एंजॉय करके पी रहे होते हैं, बाकी जजेस भी उनके पास आ जाते हैं और सूप को ट्राई करने लगते हैं। इन्हें भी इस सूप का टेस्ट पसंद आता है और इनके फेस को देखकर तो जो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होता है वो सारे लोग इस सूप को ट्राई करने के लिए आ जाते हैं। फिर होस्ट भी यहाँ पे आ जाती है और सभी लोग आपस में लगभग लड़ने लगते हैं उस सूप को पीने के लिए। लेकिन ग्रैंडपा उस सूप को उन लोगों को ज्यादा पीने नहीं देते हैं, क्योंकि जिस चीज में सूप को बनाया होता है वो उसी में ही अपना मुंह डालकर उससे पीने लगते हैं। लोगों के ये बर्ताव देखकर नैन कहती है अपने भाई से कि क्या सच में ये सूप इतना ज्यादा स्वादिष्ट है कि लोग उसके लिए पीने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मिस्टर गू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि लगता है कि इस बार मेरा भाई हार जाएगा। ये सुनकर मिस्टर गू से कहता है कि तो क्या हुआ, अगला बार वो ट्राई कर लेगा, ये तो उसका फर्स्ट टाइम है ना। फिर जज सभी के नंबर बताने लगते हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सभी के नंबर 7, 8, 9 करके आते हैं, लेकिन इस बार भी एंसेस्टर को पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं और ये दौर भी जीत जाती है। फिर तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले जो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होता है उनमें से 2 लोग पहले ही इस कंपटीशन को छोड़ने की बात कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो एंसेस्टर का सूप पिया होता है उससे उन्हें ये तो पता चल गया होता है कि एंसेस्टर के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। इसीलिए वो दोनों निकलने की बात करते हैं। उनकी बातें सुनकर मॉम भी रियलाइज करती है कि एंसेस्टर सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है।
और वो यहाँ पे इसलिए आई होती है ताकि वो ग्रैंडपा की वापस से उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन एंसेस्टर को देखकर वो सोचती हैं कि ये मौका अब उसे मिलना चाहिए, इसलिए ये भी इस प्रतियोगिता से यहीं से निकलने की बात कह देती है। वो इस प्रतियोगिता को बीच से ही क्यों छोड़ रही है, इसके बारे में भी वो सभी को बता देती है। सबके निकल जाने के बाद इस कंपटीशन में अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं। यंग लिंक्सो का छोटा भाई और एंसेस्टर तीसरे राउंड के लिए बचते हैं, जिन्हें 30 मिनट मिलता है कोई भी अपनी पसंद की डिश बनाने के लिए। एंसेस्टर इस बार भी अपने लिए मछली चूज करती है और अपनी डिश बनाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो यन होती है, यन लिंक्सो के भाई को इशारा करती है और उसके इशारे पे वो एंसेस्टर के नमक में कुछ मिलाता है और वापस से उसे उस जगह पे रख देता है। लेकिन एंसेस्टर भी इस चीज को देख लेती है और वो नमक के डब्बे को बदल देती है। उसने इस बार अपने डिश को काफी पहले ही तैयार कर दिया होता है और उसे भी भूख लग रही होती है, इसलिए वो अपने लिए फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट कर देती है। और जब ये देखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कंपटीशन के लिए फ्राइड राइस बना रही है, इसलिए वो सोचते हैं कि शायद वो इस बार हार जाएगी, क्योंकि ऐसे सिंपल डिश से तो वो कभी भी इस कंपटीशन को नहीं जीत सकती है। नैन भी ये देखती है और अपने भाई से कहती है कि आखिर वो क्या कर रही है, आखिर वो फ्राइड राइस क्यों बना रही है। ये सुनकर वो कहता है कि शायद वो भूखी होगी, इसीलिए वो अपने लिए बना रही है। अब किसी ने तो ऐसा नहीं सोचा होता है, लेकिन मिस्टर गू को अपनी वाइफ के बारे में पता चल जाता है कि वो कब क्या चाहती है। इसके बाद एंसेस्टर अपना फ्राइड राइस बना लेती है और मजे से इसे खाना स्टार्ट कर देती है। फ्राइड राइस की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और लोगों की इसकी खुशबू पसंद आने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर सभी जजेस भी उसके पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा उसे थोड़ी सी फ्राइड राइस मांगते हैं और एंसेस्टर उन्हें दे देती है। जब वो उसका पहला बाइट लेते हैं तब वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर मॉम आती हैं उनके फिक्र करते हुए, लेकिन जैसे ही वो भी उस डिश को ट्राई करती हैं, उनके चेहरे से समझ में आने लगता है कि ये डिश कितनी ज्यादा अच्छी है। ये देखते ही सभी लोग वापस से अपने अपने स्पून को लेकर उसके फ्राइड राइस को टेस्ट करने के लिए उसके पास चले आते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर वो उसकी पूरी फ्राइड राइस खा लेते हैं और उसे पूरे के पूरे नंबर भी दे देते हैं। ये देखकर एंसेस्टर उन्हें याद दिलाती है कि ये फ्राइड राइस उसने अपने लिए बनाई है और कंपटीशन के लिए तो उसने ये फिशेस बनाई थी। ये सुनते ही जजेस के साथ जितने भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होता है, जितने भी लोग देखने के लिए आए होते हैं, वो सारे के सारे लोग उसके फिश को ट्राई करने के लिए आ जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर के अंदर वो लोग उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर एंसेस्टर थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तब मिस्टर गूस के पास आता है और कहता है कि कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा और वहाँ पे वो जो चाहे वो खा सकती है। इसके बाद जज बाकी लोगों की डिश को देखती हैं जिन्हें वो ट्राई भी नहीं कर पाते हैं और फिर वो आपस में सुझाव करते हुए एंसेस्टर को शेफ गॉड चैंपियनशिप घोषित कर देते हैं। एंसेस्टर ये सुनकर खुश होती है, सभी लोग उससे चीयर करते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर जो प्राइज के पैसे होते हैं और जो बेल्ट होती है वो सबके सामने आ जाती है। बेल्ट को देने के लिए मिस्टर गू आगे बढ़ता है, लेकिन एंसेस्टर उसे साइड कर देती है और सबसे पहले पैसे लेने लगती है। लेकिन फिर जब वो मिस्टर गू को देखती है तब उसके पास जाती है, तब वो उसे बेल्ट दे देता है। सभी लोग खुश होते हैं और अभी भी एंसेस्टर को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से सभी के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके सभी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर लिंक्सो स्माइल करता है, लेकिन फिर से वो नाटक करते हुए सभी की केयर करने लगता है। सही मौका देखते ही यन तुरंत एंसेस्टर के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि उसके खाने में जहर था, जिसे खाने की वजह से सबकी हालत खराब हो रही है। एंसेस्टर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वो तुरंत अपने सभी पैसों को इकट्ठा करने लगती है और उसे एक साथ रखने के बाद उसे नैन को दे देती है। लिंक्सो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो मिस्टर गू से कहता है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इसके बारे में बाहर पता चल जाएगा तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एंसेस्टर पहली बार उसे देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। तब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो मिस्टर गू का अच्छा दोस्त है। लेकिन जब एंसेस्टर अपने पावर का यूज करते हुए इसका पता लगाती है तब उसे पता चल जाता है कि यही वो सीक्रेट पर्सन है जिसने अब तक इस फैमिली को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। इसकी मन की बातें ये लोग भी सुन लेते हैं। तभी लिंक्सू का भाई भी एंसेस्टर से कहता है कि मैं समझ गया, ये सिर्फ इस कंपटीशन को जीतने के लिए ऐसा कर रही थी। लिंक्सू भी कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो धोखे से इस कंपटीशन को जीते। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि जिसने जीत हासिल की है वो मिस्टर गू की वाइफ है, तब उन्हें भी शक होता है, लेकिन एंसेस्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये देखकर नैन उससे कहती है कि तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, नहीं तो ये सारी चीजें तुमसे छीनी जा सकती है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो लिंक्सो के भाई से कहती है कि तुमसे किसने कहा था कि मेरे खाने की वजह से सभी की तबीयत खराब हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो सभी के खानों को इन सभी ने चखा है। नैन कहती है कि ये बात तो सच है, कोई कैसे पता लगा सकता है कि इन सारी चीजों में एंसेस्टर की ही गलती है। लेकिन ये लोग तो एंसेस्टर को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो उसे कहते हैं कि पहले एंसेस्टर को साबित करना होगा कि उसने कुछ नहीं किया है। क्या उसके पास कोई सबूत है? वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और तभी यहाँ पे आने वाले भी आ जाते हैं। वो सभी की जांच करते हैं और कहते हैं कि कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन एंसेस्टर अभी भी शांत रहती है। वो मिस्टर गू से कई सारे बाउल्स मंगाती है, वो भी पानी भर के, और जब सब उसके सामने आ जाता है तब वो अपने पास से कई सारे तावीज निकालती है और उस पे मैसी करते हुए वापस से
आग जलाते हुए उन सभी को पानी के अंदर डाल देती है और सभी को कटोरे के पानी पिलाने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर के अंदर जब सभी उसके पानी पीते हैं तो सब नॉर्मल हो जाते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर सभी ठीक हो जाते हैं। तब तक जांच करने वाले लोग भी इस बात का पता लगा लेते हैं कि आखिर ये सारी चीजें फैली कहाँ थी। उन्हें नमक के डब्बे के बारे में पता चल जाता है, जिसके बारे में वो सभी को बता देते हैं। लिंगसो का भाई कहता है कि ये नमक तो उस लड़की का है। एंसेस्टर कहती है कि हाँ वो मेरा है, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। और तभी जांच करने वाले बताते हैं कि वो नमक का डब्बा तो लिंगसो के भाई के पास से लिए थे। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर उसका प्लान उस पर ही भारी कैसे पड़ सकता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जांचकर्ता उसे बताते हैं कि क्या तुम पागल हो, सारे जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है और थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे फुटेज भी आ जाएगा। मिस्टर गू भी किसी के पास कॉल करके फुटेज तुरंत मंगाने के लिए कह देता है और तभी यहाँ पे हाव आ जाते हैं। हाव को देखते ही उनकी वाइफ उनका कान खींचती है और कहती है कि तुम अब आ रहे हो। और जैसे ही एंसेस्टर हाव को अपने पास से देखती है, उसे पता चल जाता है कि आखिर माजरा क्या है। वो अपने मन में कहने लगती है कि अच्छा यही वो पर्सन है जो कि लिंगसो का असल पिता है, नाजायज बेटा जिसके लिए वो शेयर्स चुरा रहा था और गू फैमिली से गद्दारी कर रहा था। इतना ज्यादा मासूम है वो, ना ही येन और ना ही लिंगसो के चाल को समझ पाए। और इनके पिता तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है, पता नहीं ये लोग कैसे अब आगे की जिंदगी काटेंगे। तभी यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और बता देता है कि किसने छेड़खानी की थी। सभी उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तब वो लिंगसो के भाई को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि यही वो पर्सन है। वो एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला था कि मैंने डब्बे को बदल दिया था। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे तो बहुत ही पहले पता चल गया था और इसीलिए मैंने तुम्हारे नमक का यूज किया था, ना कि अपने नमक का। और जिस नमक का यूज करते हुए बेहतरीन तुमने अपने खाने को तैयार किया था, उसमें मेरा नमक था जिसमें तुमने जहर मिलाया था। अब लिंगसो के ऊपर कोई शक ना करे, इसलिए वो अपने भाई को ही थप्पड़ मारता है और अपने दोस्त से माफी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर गू को पता होता है कि ये सब इसकी ही चाल है। अब आगे बढ़ के येन मिस्टर गू को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम तीनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे, इसलिए मुझसे दूर रहो। और फिर वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा येन को अपने होटल से ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो कभी भी इस होटल में काम ना कर सके। दूसरी तरफ मिस्टर गू घर पे होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर कोई लड़की उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर आती है, वो भी अपने प्राइस को लेकर और अपने पैसे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ, मैं जो चाहे वो खरीद सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ। उसे इतने ज्यादा खुश देखकर वो उसे पूछता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश होना। ये सुनकर वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई, बस मेरी एक ख्वाहिश बची है। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि वो क्या है। मैं अपनी लाइफ में एक बार लड़का बनना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और 2 तावीज निकालती है। एक वो मिस्टर गू के ऊपर रखती है और एक वो अपने ऊपर, और फिर वो मंत्रों का उजागर करने लगती है। थोड़ी ही देर के अंदर जो दोनों का सोल होता है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। मेल बॉडी में पहली बार आने के बाद एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं मिस्टर गू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि सभी चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल करो। लेकिन एंसेस्टर उसकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि ज्यादा मत चिल्लाओ, 20 मिनट के अंदर सभी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। तब तक मुझे मेल बॉडी की मुझे मजे लेने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। ये सुनकर वो उसके हाल पे छोड़कर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और बेड पे लेटा देती है और कहती है कि बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। मिस्टर गूसी कहता है कि ठीक है जल्दी से पूछो। ये सुनकर एंसेस्टर कहती है कि मान लो अगर तुम किसी जंगल में फंस जाते हो और तुम्हें वॉशरूम जाना है और तुम्हारे पास 2 बोतल है, एक बड़ी बोतल और एक छोटी सी बोतल, तो बताओ तुम किसका यूज करोगे। ये सुनकर मिस्टर गूसी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम एक औरत हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। ये सुनकर वो कहता है कि कहती है कि मैं इसमें एक मेल बॉडी में हूँ और इसलिए मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर गूसी रुकता है और कहता है कि अब कहाँ जा रही हो। तब वो कहती है कि मुझे देखना होगा कि घर में कोई स्केल है या फिर नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि वो क्यों। एंसेस्टर कहती है कि समझा करो मैं उस चीज का इस समय कैसे यूज करूंगी। तब मिस्टर गू उसे रुकता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरा साइज जानना है, तो चलो मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। और फिर वो उसके क्लोज आने लगता है, जिस वजह से एंसेस्टर का मजाक उसके ऊपर ही भारी पड़ने लगता है और वो उसे धक्का दे देती है। थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अपनी बॉडी में आने के बाद एंसेस्टर शर्माने लगती है और यहाँ से भाग जाती है। तभी मिस्टर गू के पास उसका असिस्टेंट कॉल करता है और नीलामी के बारे में बताता है। और अगले सीन में हम एंसेस्टर और नैन को मसाज घर में देखते हैं, जहाँ पे वो लड़कों से मसाज लेने के लिए आई होती है। कुछ लड़के बैठकर उसके पैर की मसाज दे रहे होते हैं, कुछ शोल्डर की और कुछ उन्हें फ्रूट खिला रहे होते हैं। वो साथ में इस टाइम को बड़े ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि एंसेस्टर के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो अब तक घर क्यों नहीं वापस आई, क्या कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो शर्मिंदा है या फिर वो मुझे पसंद करती है इसलिए वो मेरे सामने नहीं आना चाहती है। मिस्टर गू तो इतना ज्यादा एंसेस्टर के बारे में सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर तो मजे कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। जब वो थक कर सो जाती है तब उसे उस रात की बात याद आती है जब मिस्टर गू उसके लिए लॉबस्टर छील रहा था और बड़े ही प्यार से उसे खिला रहा था। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हम
हम इन तीनों को देखते हैं। ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि वापस से वो गु फैमिली को किस तरीके से खत्म करें, और उन्हें भी कल होने वाली नीलामी के बारे में पता चलता है और वो वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अब इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सीन कट होता है और अगले सीन में हम नीलामी का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंक्सो यन के साथ आया होता है। उसने अपने कनेक्शन से पहले ही पता लगा लिया था कि कौन से पत्थर के अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि वो अंदर से कीमती होगा, इसलिए वो यन को बता रहा होता है कि उन्हें कौन से पत्थर खरीदना होगा। तभी यहाँ पे एंसेस्टर मिस्टर गु के साथ आ जाती है। वो थोड़ी सी थकी हुई लग रही होती है, जिस वजह से मिस्टर गु को ऐसा लगता है कि शायद कल रात वो उसके बारे में ही सोच रही थी। लेकिन जैसे ही यन उसे देखती है वो उसके पास आती है और कहती है कि कल रात तुमने क्लब में बहुत ही ज्यादा मजे किए थे ना। इस तरीके से वो दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मिस्टर गु की बातों पे ध्यान ही नहीं देता है और फिर दोनों अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर नीलामी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे 3 और 4 नंबर के 2 पत्थर लाए जाते हैं। 3 नंबर के पत्थर के बारे में लिंक्सो को हिंट मिली होती है, इसलिए वो उसके ऊपर बोली लगा रहा होता है और मिस्टर गु भी उसी के ऊपर बोली लगाने वाला होता है, लेकिन एंसेस्टर उसे रोक लेती है और उसे चौथे नंबर के पत्थर पे बोली लगाने के लिए कहती है। तो वो उसकी बात मान लेता है और उसे बोली लगाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है और उसके ऊपर बोली लगाना स्टार्ट कर देती है। उसे बोली लगाते हुए देखकर यान उससे कहती है कि तुम खाना बनाने में अच्छी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर चूज करने में भी तुम अच्छी होगी। एक बार सोचो, अगर वो कीमती होता तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन से स्टार्ट नहीं होती। ये सुनकर एंसेस्टर कहती है कि वो तुम्हारी सोच है, मुझे तो वही पसंद है और मैं उसे ही खरीदूंगी। ये सब देखकर यन मिस्टर गु से कहती है कि मैं उसे पसंद करती थी, इसलिए मैं उसके पैसे इस तरीके से डूबते हुए नहीं देख सकती हूँ। मिस्टर गु उसकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो एंसेस्टर से कहता है कि तुम्हें जो पत्थर चूज करना है वो कर सकती हूँ, मैं आज तुम्हारे लिए सारी चीजें खरीदूंगा। ये सुनकर वो अपने पावर का यूज करती है और बारी बारी से सभी अच्छी पत्थर चूज कर लेती है और सभी को खरीदने के लिए कहती है। वो भी एक ही बार में पैसे देने के लिए मान जाता है, जो कि 100 मिलियन होता है। इसीलिए ये लोगों से फिर से रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो। वो किसी की बातें नहीं सुनता है, बस एंसेस्टर के बालों को फिक्स करने लगता है। ये देखकर उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है और वो अपने मन में कहती है कि क्या मैं बीमार हूँ, जब भी ये मेरे पास आता है मेरी धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ने क्यों लगती है। वो ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि इसे मुझसे प्यार हो रहा है। इसके बाद होस्ट एक बार लास्ट कंफर्म करने के लिए वापस से मिस्टर गु से पूछती है, तब वो अपना कार्ड ही बाहर निकाल देता है। इसके बाद धीरे धीरे कंपटीशन आगे बढ़ने लगती है और लिंक्स को जो पत्थर पसंद आ रहे होते हैं वो भी उन सारे पत्थर को एक बार में खरीद लेता है। फिर लास्ट पत्थर की बारी आती है जिसे लिंक्स लेने वाला था, लेकिन मिस्टर गु भी उसके ऊपर बोली लगाने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बोली बढ़ने लगती है और मिस्टर गु बहुत ही बड़ी बोली लगा देता है, जिस वजह से लिंक्स को एम्बैरेस महसूस हो रहा होता है। इसलिए वो खड़ा होता है और 500 मिलियन की बोली लगा देता है। एंसेस्टर भी उसे रुक जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके चुने गए पत्थर के अलावा सभी पत्थर बेकार थे। सभी पत्थर बिक जाने के बाद होस्ट सभी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है ताकि पत्थर काटने वाली मशीन आ जाए, लेकिन एंसेस्टर रुकती नहीं है। वो पत्थर को खुद ही तोड़ने के लिए आगे आ जाती है। फिर वो पहले लिंक्सो के पत्थर को तोड़ती है जो कि अंदर से बेकार होता है और इसके बाद वो अपने पत्थर को तोड़ती है जो कि अंदर से कीमती होता है। फिर वो धीरे धीरे करके लिंक्सो के सभी पत्थर तोड़ती है जो कि अंदर से सारे के सारे पत्थर बेकार होते हैं और फिर वो अपने पत्थर तोड़ती है जो कि सारे के सारे अंदर से कीमती होते हैं। इतने सारे कीमती पत्थर देखकर होस्ट वापस से उन पत्थर को उनसे खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गु बेचने से मना कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा है, इसलिए वो जानती है कि उसे क्या करना है। इसके बाद वो सभी पत्थर को लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों तो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके पास जो पैसा बचा था उनसे वो यहाँ पे यूज करके अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो मिस्टर गु को हरा सके, लेकिन ये लोग तो खुद ही इतनी बुरी तरीके से हार जाते हैं। इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो पत्थर का भी भुगतान कर सके। इसके बाद दोनों आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गु इस बार भी अपने हाथों से लॉबस्टर एंसेस्टर को खिला रहा होता है। से खा तो रही होती है लेकिन बड़े प्यार से अपने पत्थर को देख रही होती है और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या ये पत्थर ज्यादा सुंदर है या फिर मैं। ये सुनते ही वो पत्थर को नीचे रख देती है और अपने हाथों से उसके चेहरे को टच करते हुए कहती है कि तुम ज्यादा सुंदर हो और फिर वो उसे किस भी कर देती है। ये देखकर मिस्टर गु से कहता है कि चलो डाइवोर्स नहीं लेते हैं, साथ में रहते हैं, और इसके बाद वो उसे बाहों में डालता है और रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि मैं अपनी मच्छी अभी पूरी तरीके से खा नहीं पाई हूँ। वो कहता है कि बाद में इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें चीजें ला कर दूंगा खाने के लिए, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। सो आपको ये ड्रामा कैसा लगा, कहानी का एंड कैसा था, कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाओ और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।